तो एज पर स्टूडेंट डिमांड्स हम लोगों को बच्चे कह रहे हैं कि सर एडू कार्ड के सैंपल पेपर लगवा दीजिए। ठीक है, तो एडू कार्ड के सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एमसीक्यू सीरीज। तो एडू कार्ड में टोटल सैंपल पेपर 1 to 10 दिए हुए हैं, 1 to 10। तो हम लोग अपना रिवर्स क्रोनोलॉजी में स्टार्ट करते हुए सबसे पहले सैंपल पेपर 10 उठा रहे हैं, है ना। और क्योंकि लोगों को लगता है कि स्टार्टिंग से जैसे जैसे लास्ट तक जाएंगे कठिन होता जाएगा, तो हम लोग सबसे पहले, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले हम लोग सैंपल पेपर 10 लगाते हैं। ओके, और देखते हैं कितने कठिन क्वेश्चन बन सकते हैं, बस हमको वैरायटी देखनी है और वो करना है। तो ये रहा सैंपल पेपर 10 के क्वेश्चंस, आप देखते हैं। और कैसे बोर्ड में आप पीछे कर सकते हैं, शॉर्टकट वगैरह भी हम लोग देखेंगे। अब एमसीक्यू, और यहाँ पे टोटल क्वेश्चन दिए हुए हैं एमसीक्यू में। टोटल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, जिसमें से 18 क्वेश्चन है, 2 असर्शन रीजन है। तो इसमें 18 एमसीक्यूज है और 2 असर्शन रीजन है, यानी टोटल 20 क्वेश्चन है जिनकी हमको प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है चेक करते जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 का है कि एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन है 2x² -5x प्लस k -6। ये एक इक्वेशन दी है इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन क्या रहा है कि अब देखिए क्या रहा है कि एक रूट, इसके 2 रूट है और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यानी बस ये बोला है कि रूट्स आर रेसिप्रोकल, एक कॉन्सेप्ट बोला कि रूट्स आर रेसिप्रोकल, रूट्स आर रेसिप्रोकल। तो अगर रूट्स रेसिप्रोकल हैं तो बोल रहा है कि k की वैल्यू कितनी होगी, k की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है सर, रूट्स रेसिप्रोकल है। अब हम लोग कैसे कर सकते हैं, अब आपको एक चीज पता होगा, मैंने इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक की होती है, देखिए ऐसा क्वेश्चन लोग लगाए हुए हैं, कोई भी इक्वेशन होती है आप जानते हो ऐसे लिखा होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है fx, है ना, ऐसे होता है। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं b/ax प्लस c/a, मतलब ये इक्वल टू लिख सकते हैं, मतलब इस तरीके से हमने लिख दिया, मतलब a से डिवाइड कर दिया। अब आप जानते हैं कि अगर मान लो रूट अल्फा और बीटा है रूट्स, तो आप इसको लिख सकते हैं x²। मान लो इसके रूट्स मुझे पता है अल्फा और बीटा है, तो मैं लिख सकता हूं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये इक्वल टू, मतलब अगर अल्फा बीटा रूट है तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। अब इस चीज को मैं यहां कैसे यूज करता हूं, देखिए अब क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है k की वैल्यू, और बोला कि k की वैल्यू क्या है, -8 है, k की वैल्यू 8 है, k की वैल्यू 4 है कि k की वैल्यू -4 है, इन्हीं चारों में से एक आंसर है। तो अब सबसे पहले मुझे देखना है कि क्या है, तो मैंने क्या किया, देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूंगा 2x² -5x प्लस k-6, ठीक है, इक्वल टू 0। अब 2 से मैं डिवाइड करूंगा क्योंकि मुझे यहां पे ऐसे किया है मैंने, तो मैंने लिखा x² माइनस 5x अपॉन 2 प्लस k-6 अपॉन 2 इक्वल टू 0.2 कर दिया तो 0 ही आया। अब अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो मतलब आपको पता चल गया कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है k-6 अपॉन 2, और दूसरी चीज आपको पता चलिए अल्फा इंटू k-6 अपॉन 2 है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि k की वैल्यू क्या है, तो अब आपको बोला है कि बीटा, मतलब रूट जो है रेसिप्रोकल है, यानी अगर अल्फा की वैल्यू x है तो बीटा की वैल्यू 1 अपॉन x है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा मतलब अगर x इंटू 1 अपॉन x कर दूं तो k-6 अपॉन 2 हो गया, तो x से x कट गया, तो k-6 इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो 2 हो गया, तो k की वैल्यू आ गई 8। k की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं, चलिए। तो ये तो सर था कि के पूछा, अगर क्वेश्चन में मान लो वो बाय चांस पूछ देता कि, अब क्वेश्चन या तो ये पूछता के की वैल्यू बताइए, या तो वो आपसे पूछता कि अल्फा और बीटा की वैल्यू बताइए, अल्फा बीटा। तो देखो यहां पे आप कर सकते थे, देखो यहां पे दिया हुआ ये चीज, ये वाली चीज। तो अगर मुझे, मैं बोलता कि माइनस अल्फा प्लस बीटा, बीटा भी बोला है 1 अपॉन अल्फा ही है, रेसिप्रोकल ही है, तो ये वैल्यू कितनी बोला है, ये वैल्यू अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा
तो ये वैल्यू है x के इधर ये है, इसकी वैल्यू में लिख दूंगा -5/2। तो माइनस से माइनस कट गया। तो अगर थोड़ा बहुत इसको सॉल्व करके मैं अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूं यहां से। ओके, क्लियर हो गया कि नहीं? लेकिन ये स्टेप थोड़ा सा लंबा पड़ता। अगर मुझे k की वैल्यू मिल गई तो मेरे लिए तो सबसे आसान था सर, अगर मुझे k की वैल्यू मिल जाती है तो बिना कोई टेंशन लिए मुझे इक्वेशन ही मिल गई। क्यों? 2, अब k की वैल्यू मुझे पता चल गई तो इक्वेशन क्या दी हुई है देखिए, इक्वेशन है 2x² - 5x, 2x² - 5x k + 6 = 0, प्लस k - 6 है ना, प्लस k - 6 = 0 है। तो अगर इसका रूट पूछता तो रूट क्या होगा, तो आप खुद ही सोचिए। अगर k की वैल्यू आपको पता है कि k की वैल्यू आपने निकाल लिया 8, तो ये दिया नहीं, लेकिन बस हम लोग अपने नॉलेज के लिए देख लेते हैं। 5x और प्लस 2 = 0, तो आप खुद ही देखिए 2x² - 4x - x प्लस 2, यहां से 2x कॉमन ले लिया, x - 2, और यहाँ -1 कॉमन ले लिया, x - 2 = 0। तो 2x - 1 और x - 2 = 0 आ गया। तो x की वैल्यू 2 आई और x = 1/2 आया। तो ये इसका रेसिप्रोकल है कि नहीं? वेरीफाई हो गया कि नहीं? है ना? तो दूसरा तरीका था, आप ऑप्शन पुट करके भी देख सकते थे, लेकिन लॉजिक ये था। लॉजिक इस चीज में क्या समझना था? लॉजिक जो समझना था सर, वो ये था कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो लॉजिक ये था, ये चीज, यही कॉन्सेप्ट देखिए आपसे बार बार पूछता है वो हमेशा, ये और ये वाला। तो ये अपने दिमाग में पहले डाल लो कि यहां से एमसीक्यू आने के 90% चांस है कि कभी भी वो पूछेगा तो आपसे यही प्रॉपर्टी पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया सैंपल पेपर का। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग इसको सेव कर लेते हैं अपनी स्क्रीन में, ठीक है, ये भी सेव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया कि अ सर्कल ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस सच दैट द ओरिजिन इज द सेंटर ऑफ सर्किल, ओके, एंड इट पासेस थ्रू 13,2,0। तो कौन सा पॉइंट है जो सर्कल के अंदर नहीं होगा? अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही, अब कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि एक सर्किल है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है। यानी सर्किल का पहले चीज बोला है कि जो सेंटर है वो ओरिजिन है। वो क्या है? ओरिजिन। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं दिमाग से कैसे करना, कभी कभी हर जगह सॉल्यूशन करना ही जरूरी नहीं होता है। तो ये पॉइंट बोल दिया है सर्किल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है। ठीक है सर, सर्किल का सेंटर हो गया ये पॉइंट। अब कह रहा है कि ओरिजिन इज द सेंटर एंड इट पासेस, और सर्किल थे, सर्किल कहां से पास हो रहा है? 13,2,0 से सर्किल पास हो रहा है। यानी अब देखो 13,2,0 को आप समझ सकते हैं 6.5,0 है। तो अगर 6.5,0 कहाँ आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये, यानी यहाँ पे ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ये वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ये वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ये वाला पॉइंट। तो ये 4 पॉइंट, मतलब देखो क्वेश्चन मैंने ये 4 पॉइंट क्यों बताया, बोला सर्किल यहां से पास हो रहा है। तो भाई अगर सर्किल उस पॉइंट से पास हो रहा होगा तो आप कुल मिला जुला के, यही सर्किल है ना, ये सर्किल हुआ आपका, है ना। सर्किल इन 4 पॉइंट से पास हो रहा है, जिसमें से एक पॉइंट बस मुझे बताया है। मुझे बोला है कि सर्किल जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट है 13,2,0 है। तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा पॉइंट ऐसा है, पॉइंट जो इनसाइड नहीं है, इनसाइड नहीं है सर्किल के। अब ऑप्शन में हमको दिया हुआ है -3/4, 1, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2,7/3, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 5, -1/2, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है -6,5/2। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। देखो एक तरीका तो ये है, आप समझिए, जो बेसिक मेन तरीका वो कहता है कि इस सर्किल का रेडियस कितना है? 6.5। भाई अगर ये 0x की वैल्यू, तो सर्किल का रेडियस है 6.5। तो जो भी पॉइंट की दूरी सेंटर से अगर 6.5 से कम होगी
तो मतलब अगर 6.5 से कम होगी तो वो सर्किल के अंदर होगा, 6.5 होगी तो सर्किल के ऊपर होगा, और 6.5 से ज्यादा होगी तो सर्किल के बाहर होगा। ओके, तो हमको करना था, तो हमको बार बार निकालना पड़ता। तो मैं एक काम करता हूँ, बस पॉइंट की लोकेशन देखता हूँ, ये पॉइंट कहाँ होगा, -3/4, 1। तो ये तो देख के ही पता चल रहा है कि -3/4 ये 1, ये वाला पॉइंट रहा, तो ये तो सर्किल के अंदर ही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 5, -1/2 यानी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -1/2, तो ये वाला वैल्यू भी अंदर लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 2, 7/3, अब 2 कहां पे होगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7/3, यानी 1 2 3 यहां कहीं, तो ये भी अंदर होगा, होगा कि नहीं, तो ये भी पॉइंट हट देते हैं। अब -6 कहां पे हो गया, अब आपको पता है -6 ये पॉइंट रहा और 5/2 यहां कहीं रहेगा, यानी ऑप्शन यही होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, बिना सॉल्व किए, बिना सॉल्व किए मैंने आंसर बता दिया। क्लियर है, अमन, दिव्यांका, कृष्णा, संस्कृति, क्लियर है, ठीक है, ओके। चलिए, तो एक और इजी क्वेश्चन, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया, दोनों एमसीक्यू क्लियर है ना। अगला तरीका इसका यही था कि भाई सेंटर से डिस्टेंस निकालना पड़ता, तो जिसके डिस्टेंस की वैल्यू 6.5 से कम आती वही आंसर होता, तो वो मैंने टेंशन नहीं पाली, मैंने ऐसे कर लिया। क्लियर है, शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 सर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक मतलब मार्क्स ऑब्टेन्ड बोला है कि, अब देखो यहाँ पे बस लिखा क्या है, बस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लिखी है, यहाँ पे एक टेबल बना और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यानी टेबल है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे ये बोला हुआ है कि सर मोर देन 0 और इक्वल टू 0, मोर देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, मोर देन 0 और इक्वल टू 0, कितने बच्चे हैं ऐसे, 63। अब कह रहा है मोर देन और इक्वल टू 10, यानी मोर देन और इक्वल टू 10, ये कितने बच्चे हैं, ये बच्चे हैं 58। आगे बोला है मोर देन और इक्वल टू 20, 20 से बड़े हैं, ये कितने बच्चे हैं 55। और आगे बोला है कि 30 से बराबर और 30 से बड़े कितने हैं, ये बच्चे हैं 51। और बोला मोर देन और इक्वल टू 40, मोर देन और इक्वल टू 40, ये कितने बच्चे हैं, ये बच्चे हैं 48। और मोर देन और इक्वल टू 50, ये बच्चे कितने हैं 42 बच्चे हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि फ्रीक्वेंसी बताइए 30 टू 40 की क्या है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बताइए 30 से 40 पाने वाले बच्चों की फ्रीक्वेंसी क्या है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी मतलब एक तरीके से होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो कितने बच्चे हैं जो 30 से 40 के बीच में है। अब आप खुद ही सोचो 30 से 40 के बीच में मतलब क्या हुआ, 30 से 40 के बीच में मतलब हुआ, देखो 50 से ज्यादा नंबर पाने वाले बच्चे 42 हैं, ठीक है। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि 50 से ज्यादा नंबर पाने वाले बच्चे 50 प्लस पाने वाले, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 प्लस पाने वाले बच्चे 42 हैं। अब यहां बोला कि 40 से ज्यादा पाने वाले बच्चे 48 हैं, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 पाने वाले बच्चे कितने हुए भाई, 40 से ज्यादा पाने वाले बच्चे कितने हुए, 50 से 42 बच्चे ज्यादा नंबर पाए हैं, और 40 से कह रहा है 48 बच्चे ज्यादा पाए हैं, मतलब 40 से 50 के बीच में कितने बच्चे नंबर पाए हैं भाई, 40 से 50 के बीच में 6 बच्चे नंबर पाए हैं। और 30 से 40 के बीच, अब देखो 40 से ज्यादा नंबर पाने वाले बच्चे 48 हैं और 30 से ज्यादा पाने वाले 51 है, तो 30 और 40 के बीच में कितने बच्चे पाए हैं नंबर, 30 और 41 के बीच में कितने नंबर बच्चे पाए हैं नंबर, तो 51 माइनस 48 कितना है, कितना आएगा ये वैल्यू, 50, 30 से 40 के बीच में मतलब 30, ये आएगा 3, आएगा कि नहीं 3 आएगा। लेकिन देखो यहाँ ट्रिक क्या है, यहाँ पे इसने थोड़ा सा ट्रिक किया हुआ, मैं आपको बता रहा हूं कैसे। देखो आपको क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चनों को कभी भी इजी वे में नहीं समझना। देखो ये कह रहा है 0 से ज्यादा नंबर पाने वाले 63 बच्चे हैं,
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्लास में कितने बच्चे हैं? 63 बच्चे हैं। पहली बात समझना, 0 से ज्यादा या बराबर पाने वाले 63 बच्चे, मतलब क्लास में 63 स्टूडेंट है। अब देखो 50 के बराबर या 50 से ज्यादा पाने वाले 42 बच्चे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 50 नंबर से लेके 50 लेके इक्वल टू 50 और 50 से ज्यादा पाने वाले बच्चे जो हैं वो 42 हैं। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला कि 40 से ज्यादा पाने वाले, तो 40 से ज्यादा पाने वाले और 40 के बराबर पाने वाले, यानी अब देखो, अब इसमें 40 के बराबर पाने वाले और 40 से ज्यादा पाने वाले कितने बच्चे हुए? अब टोटल 48 है, तो 42 के बाद 43, 44, 45, 46, 47, 48, तो तीन तीन, यहां पे 6 बच्चे आए। 40 से ज्यादा पाने वाले 6 बच्चे। अब देखो 40 से ज्यादा पाने वाले 6 बच्चे। अब 30 से ज्यादा पाने वाले कितने? 30 से ज्यादा या बराबर, तो 30 से ज्यादा पाने वाले, अब देखो, अब 30 से ज्यादा पाने वाले कौन कौन बच्चे होंगे? बोला 30 से ज्यादा 51 बच्चे पाए हैं। यानी अगर 30 से ज्यादा 51 बच्चे नंबर पाए हैं, इसका मतलब कि आप, कितना हुआ? 30 से ज्यादा अगर 51 बच्चे नंबर पाए हैं, तो 51 माइनस 48 कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3। तो आंसर क्या आ गया आपका? 3 आ गया। क्लियर है? आंसर लगा, इसका आंसर लगाने की बस टेक्निक क्या है, जब भी आपको किसी के भी बीच में पूछे तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। 51 में से 48 घटा लीजिए। ठीक है? ओके। जैसे आप देखो, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो रहा है कि सर क्या 4, क्योंकि ऑप्शन में उसने 4 दे दिया है, तो क्या 4 हो सकता है? बस आप इतना सोचो कि अगर क्वेश्चन पूछा होता कि जीरो से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 0 से 50 के बीच में पाएंगे, 0 से 50 के बीच में, तो आपको पता है मतलब कितना करते? 50 से ऊपर 42, तो 63 में से 42 घटा लेते। तो बस इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट किया जाए। अब देखिए, तो हम समझ गए, ठीक है सर, एक क्वेश्चन इन्होंने बेसिक क्वेश्चन बनाया। अब एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन बोला है कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125। कह रहा है वो ग्रेटेस्ट नंबर बताइए कौन सा होगा? ग्रेटेस्ट नंबर जो 70 को भी डिवाइड करेगा, अगर वो नंबर 70 को डिवाइड कर रहा है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक नंबर है जो 70 को जब डिवाइड करता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर वो कौन सा होगा जब डिवाइड करेगा 70 को, तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आ रहा है 5। ओके। और कह रहा है कि वो नंबर जब डिवाइड करेगा 125 को, तो रिमाइंडर आ रहा है 8। चलिए, और ऑप्शन दिया हुआ है 13, दूसरे नंबर पे ऑप्शन दिया हुआ है 65, तीसरे नंबर पे दिया है 875, और चौथे नंबर पे दिया हुआ है 1750। अब मैंने आपको हमेशा से बताया हुआ है, पूछ रहा है कि वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो 70 को डिवाइड करेगा तो 5 रिमाइंड। अब देखो, अगर 70 को वो डिवाइड कर रहा है, 70 को वो डिवाइड कर रहा है और क्वेश्चन कुछ भी आ रहा है ना, लेकिन रिमाइंडर 5 आ रहा है, और कह रहा है कि अगर वो 125 को डिवाइड कर रहा है, वही नंबर एक्स नंबर 125 को डिवाइड कर रहा है, तो रिमाइंडर आ रहा है 8 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर रिमाइंडर 8 आ रहा है, तो अगर मैं, यानी अगर रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो मतलब एक्स जो होगा वो 75 को डिवाइड करेगा कि नहीं? एक्स 75 को डिवाइड करेगा, ये श्योर है भाई, क्योंकि 70 को डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो अगर 75 को वो डिवाइड कर देगा। और इसी तरीके से एक्स किसको डिवाइड कर देगा? 125 में 8 जोड़िए, 125 में 8 जोड़ने पे क्या आएगा? 133। यानी वो कौन सा नंबर है सबसे बड़ा नंबर? सबसे बड़ा नंबर जो 75 को भी डिवाइड कर देगा, विच डिवाइड 70। हाँ, अब इसमें से कौन सा नंबर होगा वो? तो मेरे हिसाब से तो इसमें कोई भी आंसर नहीं है ना? द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 रेस्पेक्टिवली इज, कोई भी आंसर नहीं है इसमें, क्योंकि भाई वो सबसे ऐसा एक ही नंबर हो सकता है 1। भाई 1 के अलावा तो कोई आंसर नहीं हो सकता, 1 ही इसका आंसर होगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन गलत है। मेरी बात समझ गए?
है ना भाई। 13 के टेबल में 75 आता नहीं है, 13 के टेबल में 133 आता नहीं है। 68 75 ये तो दोनों हो नहीं सकते। अब मैं बताऊं क्वेश्चन क्या रहा होगा, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन ये रहा होगा यहाँ पे कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय, देखो अगर ये बोलता होगा द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय, विच डिवाइड्स नहीं होगा, जो डिवाइडेड बाय। अब अगर बोल देता है डिवाइडेड बाय, अब यानी वो कौन सा नंबर है जो 75 से भी डिवाइड हो जाएगा और 133 से भी डिवाइड हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर। और यहाँ सबसे बड़े नंबर की बात ही नहीं हो सकती है, बात अगर क्वेश्चन में पूछना होता तो पूछता सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, लीस्ट नंबर। क्लियर हो गया कि नहीं। तो सबसे छोटा नंबर क्या होता है इन दोनों का, एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो सकता था इन दोनों का, तो मुझे लगता है कौन सा नंबर होगा, क्या 875 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 875 875 भी दोनों से डिवाइड नहीं होगा। 133, एक मिनट, 133 5 जा कितना होता है, 5 3 जा 15 का 5 मतलब 5 56 6 5 5 6 नहीं, इसमें एलसीएम भी इसका कुछ और ही आएगा। तो ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना आपको कैसे गलत है। तो ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमको गलत मिला। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला है कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2। चलो एक एपी दिया हुआ है, उसका फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, -5, ए की वैल्यू है -5, और बोला है कॉमन डिफरेंस है 2 और डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 2। ओके सर, देन द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, वेरी इजी। तो पूछ रहा है कि सम बताइए फर्स्ट 6 टर्म्स का, 6 टर्म्स का सम कितना होगा। तो आप यहां पे सीधे भी कर सकते हैं कि अगर पहला टर्म -5 है तो दूसरा टर्म कितना होगा, a12, भाई डी जोड़ते जाओ। देखो एक तरीका तो ये कि सर पहला टर्म ये कॉमन डिफरेंस डी है, तो a2 क्या होता है, a2 माइनस a1, यही तो बराबर डी आता है। तो a2 माइनस a1 की वैल्यू -5, तो d की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, तो a2 की वैल्यू a2 + 5 = 2, तो a2 की वैल्यू क्या आती है 2 माइनस 5 -3। अब a2 सिंपल आप क्या जानते हैं, पिछले टर्म में 2 जोड़ दो, तो -5 + 2 कितना हो गया 3। अब a3 कितना होगा, अब a3 होगा 3 में 2 जोड़ दो कितना होगा 5, a4 कितना होगा a1 a2 a3 a4 हो गया, 5 में 2 जोड़ देंगे 7, और a5 कितना हो गया 7 में 2 जोड़ देंगे 9, और a6 कितना हो गया 9 में 2 जोड़ देंगे 11। तो सम कितना होगा, अब क्वेश्चन में बस पूछा है सम, और ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया है 0, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 5, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 6, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 15। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या होगा, तो आप इन सबको जोड़ दीजिए। तो जब आप जोड़ेंगे तो देखो -5 + 3 + 5, अब 5 से 5 तो कट गया, +7 + 9 + 11। तो आप बताइए, एक मिनट, ओ सॉरी सॉरी, -5 में तो यहाँ -3 आएगा ना, यहाँ -3 आएगा। ओके ठीक है, और -3 में 2 जोड़ेंगे, अरे यार -3 में 2 जोड़ोगे तो -1 आएगा, -1 में 2 जोड़ोगे तो 1 आएगा, और 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 आएगा, और 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 आएगा। अब क्लियर है, क्लियर है कि नहीं भाई। -5 यही सीरीज यही बनी ना, -5 -3 -1 1 + 3 + 5, तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया, आंसर क्या आ गया 0। ओके ठीक है ना, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या था इसको करने का, दूसरा तरीका क्या था, तो दूसरा तरीका तो सर एकदम फॉर्मूले पे जाइए, वो क्या कहता है फॉर्मूला हमसे ये कहता है सर, ये तो बहुत छोटा था तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन फॉर्मूला हम क्या जानते हैं n/2 2a + n-1 * d। अब बोला कि फर्स्ट 6 टर्म, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 6, 2 * a की वैल्यू है -5, प्लस n की वैल्यू कितनी है 6 - 1, और d की वैल्यू दी है 2, तो 6/2 3 हो गया, 2 × -5 -10 हो गया, 6 में से 1 घटा 5 5 2 10 हो गया,
10 से 10 कट गया, आंसर 0 आ गया। क्लियर? इजी क्वेश्चन था कि नहीं? अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 cos 3a की वैल्यू बोला हुआ है 1। तो पूछा है a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू कितनी होगी, और ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा कि a की वैल्यू होगी 1 2 3 4। a की वैल्यू कितनी होगी? a की वैल्यू होगी 20 डिग्री, a की वैल्यू होगी 30 डिग्री, a की वैल्यू 60 डिग्री और a की वैल्यू 45 डिग्री। अब देखो 2 cos 3a बराबर 1 दिया है, यानी cos 3a की वैल्यू हो गई 1/2। अब cos की वैल्यू 1/2 कब होती है? cos की वैल्यू 1/2 कब होती है भाई? sin 31 में, यानी cos 60 की वैल्यू, यानी 1/2 कब होता है? क्या मैं 1/2 की जगह cos 60 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं? यानी क्या मतलब हुआ? यानी यहां पे मतलब सिंपल सा हो गया सर, 3a की वैल्यू 60 डिग्री। तो अगर 3a की वैल्यू 60 डिग्री है तो a की वैल्यू कितनी हुई? 60/3 बराबर 20 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया? 20 डिग्री। क्लियर है ना? अब क्वेश्चन में एक तो ये दिया, कल को वो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था। मान लो ये दे देता, ये बोल देता कि ये गिवन है, आपसे पूछ लेता कि 10a कितना होगा या 10a इंटू sec k कितना होगा, ऐसा भी कुछ पूछ सकता था उल्टा सीधा। देखिए, अगर इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया हुआ है तो उसने लिखते वक्त क्वेश्चन ने गड़बड़ की है, हमारे सोचने में गड़बड़ नहीं है। देखो क्या गड़बड़ की हुई है, गड़बड़ ये की हुई है उसने कि एक्चुअली में उसको लिखना ये चाहिए था, है ना, इसका आंसर 13 कब हो सकता है, यानी यहां पे उसने गड़बड़ की है। एक्चुअली में उसको रेस्पेक्टिवली जब उसने लिखा है, यहां पे उसको लिखना था 8 और यहां पे उसको कहना था 5। तो मतलब वो कौन सा नंबर है जो 78 को डिवाइड करेगा और 130 को डिवाइड करेगा? अब तो हो गया ना। तो कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा? तो इन दोनों का HCF क्या होगा? अब खुद ही देखिए इस ऑप्शन में, तभी 13 हो सकता है। अब क्लियर हुआ कि नहीं आंसर? है ना? क्वेश्चन में लिखते वक्त उन्होंने गलत लिखा है, क्योंकि 70 के आगे 5 लिखा है और 125 के आगे 8 लिखा है। ओके, एरर क्लियर हो गया? ठीक है, वो गड़बड़ है। बाकी अगर हमारे हिसाब से अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ गया होता तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होता और आंसर इसका लिटरली 1 होता। क्लियर है? ये मार्क्स टू ऑल था, लेकिन चलो हम लोगों ने देख लिया क्या ऑप्शन है। ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। 6th वाला बहुत इजी क्वेश्चन। अब बाकी कई तरह क्वेश्चन बना सकता था, लेकिन इसका आंसर 20 डिग्री है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ट्रायंगल एबीसी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। ओके, कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल, देखो अब देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा दिमाग आपको लगाना है, कोई बहुत चिटपिक नहीं बचाना है। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन रहे, बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर नहीं है ट्रायंगल डीईएफ के, बट कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो कभी भी आपको नहीं समझ आना तो पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, कभी भी कंफ्यूजन हो हमेशा। अब देखो क्या कह रहा है, क्या ये क्वेश्चन रहा है कि ट्रायंगल, अब ध्यान से देखो, बोल रहा है कि सिमिलर नहीं है। सिमिलर मतलब तो एक जैसा हो गया ना, कॉपी कॉपी पेस्ट, तो सिमिलर तो नहीं कह रहा है। अब देखो लिखा कैसे है, देखो बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ईडीएफ, ट्रायंगल ईडीएफ। तो अब देखो ए यहां लिखा है तो मैंने यहां ए लिख दिया, ए के सामने ई लिखा है मैंने ई लिख दिया, यहां बी लिखा है मैंने यहां बी लिख दिया, बी के इधर डी लिखा है मैंने यहां डी लिख दिया, यहां सी लिखा है यहां मैंने सी लिख दिया, यहां एफ लिखा है मैंने एफ लिख दिया। इसको मान लिया 90 डिग्री, मान लिया, क्योंकि मुझे कुछ भी बोला है ट्रायंगल में। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये दिया हुआ है तो कह रहा है कि इसमें कौन सी चीज ऐसी है जो सही नहीं है, इसमें कौन सी चीज ऐसी है जो सही नहीं है। तो आप एक काम करिए, कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हो तो आप इसको मान लीजिए। अब देखो ए बी को अब कुछ भी आप ले लो, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है
तो आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ लेते हैं, तो मैं इसको मान लेता हूं। अब चलो अगर यही दिया है तो कौन सा सही है, तो पहला वाला ऑप्शन छोड़ो, आप ऑप्शन के थ्रू मत जाओ, बस ऐसे समझो ए बी को अगर 3 ले लो, इसको 4 ले लो, तो पाइथागोरस से 5 हो जाएगा, है ना। और ईडी को अगर 6 ले लो, इसको 8 ले लोगे, अगर ये इसके दुगना है, ये इसके दुगना है, तो ये 10 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। अब पहला ऑप्शन बोला है कि बीसी, अब पूछा कौन सा इनकरेक्ट बताइए, बीसी इंटू ई एफ बराबर होगा एसी इंटू एफ डी के, कह रहा है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो बीसी की वैल्यू कितनी है 4, ई एफ की वैल्यू कितनी है, ई एफ की वैल्यू है 10, और AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है 5, और FD की वैल्यू कितनी है 8। तो ये तो करेक्ट है, पहला वाला तो करेक्ट है कि नहीं। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा बोला है कि AB इंटू ई एफ, अब AB की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, और EF की वैल्यू कितनी दी हुई है 10। AB इंटू ई एफ बराबर AC की वैल्यू दी है 5, और DE की वैल्यू दी है 6, तो ये भी सही है, ये भी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन क्या बोला है, BC इंटू डीई, BC इंटू डीई, तो 4 इंटू डीई, BC इंटू डीई, रुको सॉरी 6, BC इंटू डीई बराबर है AB इंटू ई एफ, AB क्या है 3, और EF की वैल्यू कितनी दी हुई है, EF की वैल्यू दी है 10। अब ये हो गया 30, ये हो गया 24, ये करेक्ट नहीं होगा ना, यानी ऑप्शन नंबर 3 गलत है। यानी क्या कह रहा है, इस अब चौथा चेक ही करने की जरूरत नहीं है, यानी इनकरेक्ट कौन सा हुआ, इनकरेक्ट ये हुआ सर इस वाले में, कौन सा, BC, BC इंटू DE बराबर जो है AB इंटू EF, ये इनकरेक्ट है, ये क्या है इनकरेक्ट। तो मैंने आपको एक टेक्निक देखो क्या सिखाया, इस क्वेश्चन को करने का जो भी तरीका हो सकता था, तरीका यही होता कि ट्रायंगल बना के आप कन्ग्रुएंट करके करते, लेकिन मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि आप क्या समझिए, जब भी ऐसा, क्योंकि जब आप क्रिटिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि कभी भी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर दिए होंगे कॉन्ग्रुएंट, तो आप ऐसे ही बनाइएगा, ये सिमिलर नहीं है एक दूसरे के लेकिन कॉन्ग्रुएंट है। अब इसके बाद बस आप वैल्यूज रख के चेक कर लीजिएगा। ओके, इजी इजी, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये बोला हुआ है सर कि k की वैल्यू क्या होगी, फॉर k की वैल्यू बताइए क्या होगी अगर 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, और 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि कोई भी इक्वेशन है, मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और कोई इक्वेशन है px प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू 0, इनका इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तब होता है सर जब a बाय p बराबर हो जाएगा b बाय क्यू के बराबर हो जाएगा c बाय आर के। ऐसा क्यों है सर, अगर दो चीजें बराबर हो गई, मतलब देखो दो लाइनों का इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा, जब दोनों सेम लाइन होंगी, एक लाइन के ऊपर फिर दूसरी वही लाइन अगर चिपक जाए, तो भाई इनफाइनाइट पॉइंट पे काटी है ना एक दूसरे को, भाई एक लाइन, दो लाइन एक दूसरे को एक बार काटेंगी, या तो एक बार काटेंगी या तो 0 बार काटेंगी। अगर पैरेलल हो गई तो 0 बार काटेंगी, अगर ऐसे हो गई तो एक बार काटेंगी, अगर दोनों लाइनें सेम हो गई तो इनफाइनाइट बार काटेंगी। यानी अगर क्वेश्चन कल को बोर्ड में आता है कि एक लाइन कितनी बार काट सकती है, तो या तो वो एक बार काटेगी, या तो 0 बार काटेगी, या तो इनफाइनाइट बार काटेगी। तो पूछा इनफाइनाइट कब होगा, तो ये वाली कंडीशन हुई ए बाय पी बी बाय क्यू सी बाय आर। अब यहां पे देखते हैं इस चीज को करके, तो पूछा के की वैल्यू क्या होगी, तो अब देखो, अब यहां ए की वैल्यू क्या है 3, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है -1, ठीक है।
और p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है 6 और माइनस k की वैल्यू क्या है, माइनस k की वैल्यू है q है। अब मैं a बाय p और b बाय q लेता हूं, तो a बाय p यानी 3/6 a बाय p बराबर b -1 अपॉन माइनस k। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, यानी k की वैल्यू हो गई 6/3 इक्वल टू 2। k की वैल्यू कितनी हो गई, 2। क्लियर हुआ? तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा। क्लियर? इसके 4 ऑप्शन दिया था। एक ऑप्शन दिया था आपको, ऑप्शन ए दिया था 1/2, ऑप्शन बी दिया था -1/2, ऑप्शन सी दिया था -2 और ऑप्शन डी दिया था 2। तो आंसर क्या होगा इसका, 2। क्लियर है ना? चलिए, ये भी हमको क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 ये बोला है कि समीशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 11। ओके, यानी समीशन ऑफ एफ आई की वैल्यू है 11। ओके सर, और समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू दी हुई है 2p प्लस 52। 2p प्लस 52। तो दो चीजें बोला है, समीशन ऑफ एफ वाई बोला है 11 और एफ वाई इंटू एक्स आई बोला है 2p प्लस 52। और बोला है कि मीन जो है, मीन है इसका 6 है। तो p की वैल्यू कितनी होगी? अब देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। खैर इसका आंसर तो एक ही लाइन का, लेकिन समझने वाली बात क्या है, देखो समीशन ऑफ एफ आई कहने का क्या मतलब हुआ, समीशन एफ आई कहने का ये मतलब कि F1, अब देखो मीन 6 है, तो मतलब मीन कैसे निकलता है किसी भी नंबर का? मीन कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अगर मीन चाहिए था इसका मीन, तो मीन का नॉर्मली आप ये जानते हैं कि समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ वाई जो होता है मीन होता है कि नहीं? तो मीन की वैल्यू दी है 6 और एफ आई एक्स आई की वैल्यू दी है 2p प्लस 52 और समीशन ऑफ एफ आई की वैल्यू दी है 11। ठीक है, तो 11 6 जा 66, 2p प्लस 52 और 2p प्लस 52 बराबर 66, यानी 2p बराबर 66 माइनस 52, यानी 2p बराबर 8, 8 से 14, यानी p बराबर 7। कितना आंसर आया, 7 आया। आया कि नहीं? 4 ऑप्शन इसके दिए हुए थे। ऑप्शन क्या क्या दिए थे? ऑप्शन हमारे दिए थे सर 7, 8, 9 और 18। तो आंसर क्या हो गया, 7। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। अब ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, देखो बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस 1x, ठीक है, प्लस क्यू एक ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। बोला कि एक पॉलिनोमियल है, कह रहा है इसके जो जीरोज हैं, यानी जीरोस क्या क्या दिए हुए हैं, जीरोस दे रहे हैं इसके 2 और -3। 2 और -3 इसके जीरो हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि बताइए p और q की वैल्यू क्या आएगी। अब क्वेश्चन में बोला है कि p और q की वैल्यू क्या आएगी। तो इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में पहली बात ऑप्शन देखो क्या क्या दिया है। ऑप्शन दिया है पहला p की वैल्यू -7 और q की वैल्यू दी हुई है, मतलब ये p है ये q है, p की वैल्यू -7, q की वैल्यू -1। ओके, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है p की वैल्यू 5, q की वैल्यू -1 है। तीसरा ऑप्शन दिया है p की वैल्यू 2, q की वैल्यू -6 है। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है p की वैल्यू 0 और q की वैल्यू -6 है। अब देखो यहां पे दिमाग क्या करना था। अब पहला मैं मेथड कहता हूं, देखो मुझे कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, मुझे बस इतना समझना है कि जीरोस अगर ये दोनों है तो मतलब क्या हुआ, अगर मैं x की जगह 2 पुट कर दूं तो इस वाले की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखो अगर मैं x को 2 पुट करता हूं तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस p प्लस 1 इंटू 2 प्लस q बराबर 0। अगर मैं इसको करूं 4 प्लस 2p प्लस
2 प्लस क्यू इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा 2p प्लस क्यू, 2p प्लस क्यू बराबर इन 4 प्लस 2 को उधर ले जाओ -6। ये पहली चीज मुझे मिल गई कि नहीं? ठीक है। अब इसी में अगर मैं दूसरे वाले में लिख दूं, अगर मैं -3 रख दूं वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? -3 का स्क्वायर प्लस p प्लस 1, एक्स की जगह क्या होगा? -3 प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो ये हुआ 9 -3p -3 प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो अब 3p उधर गया, माइनस क्यू, मतलब 3p उधर गया, माइनस क्यू उधर गया, बराबर 6। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब अगर आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपको p और q की वैल्यू, अब देखो जब इतना हो गया था आपके पास, मान लो आपको यही आ गया था, तो यहां से भी आप चेक कर सकते थे 2p और q जोड़ के -6 आना चाहिए। तो 2p कितना हो गया? 2 इंटू -7, 2p 2p प्लस क्यू जोड़ो लो, प्लस माइनस क्यू प्लस क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी थी? -6, क्या आ रहा? -6, यानी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा, अगर p की वैल्यू 5 लिख दूंगा तो 2 5 जा 10, 2p 2 5 जा 10, तो 10 -1, यानी दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तीसरा 2p प्लस क्यू, देखो 2p की वैल्यू अगर 2 ले लूं प्लस क्यू की वैल्यू -6 ले लूं, तो क्या आ रहा है? ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा डी। क्लियर हो गया कि नहीं? यहां से भी मैं कर सकता था, ठीक है। और अगर रियल में निकालना था तो रियल में मेरे पास क्या तरीका होना चाहिए था? रियल में होना चाहिए था, सर मेरे पास दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। यानी अब दो इक्वेशन में कैसे सॉल्व करता? 2p प्लस क्यू की वैल्यू -6 है और 3p माइनस क्यू की वैल्यू 6 है। इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 6 और 6 आ गया 0, क्यू क्यू हो गया 0 और 5p प्लस 0, यानी p की वैल्यू हो गई 0। अब p की वैल्यू 0 आ गई, तब भी आप d पे मार देते टिक, एक ही ऑप्शन से पता चल जाता। या अगर p की वैल्यू 0 हो गई तो q की वैल्यू फिर क्या आती? -6 आती। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन नंबर 11 बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि बताइए सम ऑफ 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगल जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है। अब देखो मैंने आपको बताया, बस आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना। अब ये क्वेश्चन भी बहुत फर्जी क्वेश्चन है, अगर मैं इसको सीधे इस पे बना लूं तो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल है, उसके 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं। पहला वर्टेक्स है 0,0, यानी पहला पॉइंट ये है 0,0। दूसरा वर्टेक्स दिया है 0,4, यानी ये वाला पॉइंट है 0,4, और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है 3,0, यानी तीसरा पॉइंट दिया हुआ है 3,0। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए इस ट्रायंगल के साइड्स का सम कितना होगा। तो सम ऑफ साइड बताइए, सम ऑफ साइड्स बताइए। और ऑप्शन में दिया हुआ है पहले नंबर पे 12, दूसरे नंबर पे दिया हुआ है 5, तीसरे नंबर पे दिया हुआ है 11 और चौथे नंबर पे दिया है 7 प्लस √5। अब देखो, अब तुम बहुत ध्यान से करो तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा हो गया, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि हमेशा ये ट्रायंगल, अब देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तुमको पता है। अब 3,0 मतलब ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 है। तो सम ऑफ साइड क्या होगा? 3 + 4 + 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 आंसर। आंसर क्या हो गया? 12 हो गया। क्लियर है ना? और ये क्वेश्चन कब कठिन हो जाता है? जब थोड़े से पॉइंट उल्टे सीधे दे देता था। मान लो बोल देता 2 2 है, अगला पॉइंट 1 3 है, अगला पॉइंट 4 5 है, 3 पॉइंट दे देता, तब इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आती? तब मुझे 3 पॉइंट लेने पड़ते, है ना? तब मुझे 3 पॉइंट लेने लगते। मान लो मैं इसको ए लेता, इसको बी लेता, इसको सी लेता, फिर ए को मान लो 2,2 मानता, बी को मान लो 1,3 मानता, सी को 4,5 मानता,
फिर ए बी की वैल्यू निकालता, बी ए सी की वैल्यू निकालता, बी सी की वैल्यू निकालता, डिस्टेंस फॉर्मूले से तब जोड़ता, तब लंबा पड़ता। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन जब भी करो तो आप पहले एक बार अपने कोऑर्डिनेट में, मैंने इसलिए जब आपको कोऑर्डिनेट बताया था, आप रिवाइज कर लीजिएगा, लेक्चर अपलोड है कि करना क्या रहता है। एक छोटी सी गलती क्वेश्चन को बहुत लंबा टाइम खींच देगी। क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन? इजी था, तो आपको समझनी है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि एक मैसन है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है कि अ मैसन, एक मैसन है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अ मैसन, एक मैसन मतलब क्या होता है? मिस्त्री। वो एक दीवार बना रहा है जिसकी डायमेंशन दी हुई है 270, 300, 350, यानी 270 गुणे 300 गुणे 350 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर एक दीवार बना रहा है। ओके, और जो ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स कितनी है, यानी एक ब्रिक जो दी हुई है, एक ब्रिक आपको दी हुई है 22.5 गुणे 11.25 गुणे 8.75। ब्रिक तो सेंटीमीटर में होती है। ठीक है सर, सेंटीमीटर में बता रहा है। तो पूछ रहा है इट इज एज्यूम दैट 1/8 स्पेस इज कवर्ड विद मोल्टार। अब देखो यहां पे समझना क्या है, वो कह रहा है कि अगर आपको एक दीवार बनानी है, आपको क्या बनानी थी? एक दीवार। ठीक है, तो उसने बोला कि मिस्त्री को एक दीवार बनानी है। ठीक है, अब जो भी मिस्त्री को दीवार बनानी है, वो दीवार कुछ इस तरीके की है कि देखो, इसको अगर लेंथ मान लो, इसको मान लो विड्थ मान लो, इसको मान लो हाइट मान लो। तो लेंथ दी हुई है 270 सेंटीमीटर। ओके सर, लेंथ दिया 270 सेंटीमीटर, विथ दिया है, मान लो विथ दिया है 300 सेंटीमीटर। ओके सर, और हाइट दिया है 350 सेंटीमीटर। ओके सर, अब अब देखो, अब पूछ रहा है इसमें कई सारे, तुमको पता है ईंटें लगे होंगे। सिंपल सी बात है सर, ईंटें लगे होंगे, है ना? ईंटें लगे होंगे, और ईंटें ईंटें तो लगे ही होंगे सर, ईंटों के साथ मसाला भी लगा होगा। ईंटा है तो दो ईंटों के बीच में मसाला लगा होगा कि नहीं? अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में ये बोला है कि 1/8 स्पेस मोल्टार है, तो कितने ईंटें लगेंगे। अब देखो, अब कह रहा है कि अगर मान लो पूरे का वॉल्यूम, अब देखो तुमको दिमाग क्या लगाना है, टोटल वॉल्यूम जो दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो V है। V यानी V क्या होगा? V एक्चुअली में क्या होगा? यही होगा ना, 270 गुणे 300 गुणे 350, होगा कि नहीं भाई? टोटल वॉल्यूम V है। अब बोला कि इसमें मोल्टार जो है, मोल्टार का जो वॉल्यूम है वो 1/8 ऑफ V है, 1/8 ऑफ V है। यही तो बोला हुआ है कि मतलब 1/8 जगह मोल्टार ने ली है। तो मुझे बताइए, अगर टोटल वॉल्यूम V है और मोल्टार का वॉल्यूम 1/8 V है, तो मैं जानता हूं मोल्टार वॉल्यूम लूंगा प्लस ब्रिक वॉल्यूम करूंगा, तभी तो मुझे बराबर मिलेगा टोटल वॉल्यूम। मिलेगा कि नहीं? तो मोल्टार का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? अब मोल्टार का वॉल्यूम है 1/8V, ब्रिक का वॉल्यूम मान लो x है, तो टोटल वॉल्यूम V है। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालना होगा तो x क्या हो गया? V माइनस 1/8V। तो V माइनस 1/8V क्या होगा? 7/8V। होगा कि नहीं? होगा, है ना? अब देखो, अब पूछा कितने ईंटें लगेंगे। अब देखो, ईंटों का लगने का मतलब क्या हुआ? ईंटों का मतलब हुआ टोटल वॉल्यूम बाय ब्रिक, टोटल वॉल्यूम बाय ब्रिक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। अब टोटल वॉल्यूम ब्रिक का कितना होगा? अब ब्रिक का टोटल वॉल्यूम याद दिया 7/8V, तो 7/8 इंटू वी कितना दिया हुआ है? 270 गुणे 300 गुणे 350। क्लियर है?
ये हुआ अपॉन एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है, एक ब्रिक का। अब देखो ये बस ध्यान दो, ये सेंटीमीटर में है सारा, तो ये भी सेंटीमीटर में है, तो सर ये हो गया 22। अब 0.5 अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख दो 22.5 अपॉन 10 हो गया, इंटू इसको लिख दो 1125 अपॉन 100, ठीक है, इंटू 875 अपॉन 100 हो गया कि नहीं। अब यहीं से आपके नंबर ऑफ ब्रिक्स निकलेंगे कितने होंगे। अब यहां पे बस आप देखिएगा कि आपको जल्दी सॉल्व कैसे करना है। तो तुम ये जानते हो कि इन तीनों को तो तुम ऊपर भेज दोगे कि नहीं, कभी भी जीरो काटने से बचना चाहिए। और 3 जीरो इधर भी है, 3 जीरो इधर, 2 जीरो इधर इधर, तो ये बच गया। ये बना क्या, 7/8 इंटू 27 अपॉन 225 इंटू 3 अपॉन 1125 इंटू 35 अपॉन 875 इंटू, अब जीरो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 10 पे पावर 9, 10 पे पावर 9। अब इसको ही बस काटना है, इसको आप काट लेंगे तो हमारा वैल्यू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी, है ना, क्लियर हुआ कि नहीं। अब इसको ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर आएगा 11,200। कितना आएगा, 11,200। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए पेपर में तो आप हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को लास्ट में करने की कोशिश करिए जिनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, टाइम खाएंगे ये सब, ठीक है। ओके, ऐसे क्वेश्चनों में ये ध्यान देना है कि टाइम नहीं बर्बाद करना है। चलो, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 एमसीक्यू हो गए, बहुत अच्छा। अब आगे, अब देखते हैं, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया, 13। कह रहा है कि सीमा ने एक लॉटरी टिकट खरीदी। ओके, ठीक है, सीमा ने एक लॉटरी टिकट खरीदी। शी वॉज वेरी क्यूरियस टू नो हर विनिंग चांस। उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.08। अब देखो, सीमा सीमा जीतेगी, सीमा के जीतने की यानी विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.08 है, 8 है। और बोला है कि 6,000 टिकट खरीदे गए, यानी टोटल टिकट जो बेचे गए हैं मार्केट में, टोटल टिकट कितने बेचे गए हैं, टोटल टिकट बेचे गए हैं 6,000। तो क्वेश्चन पूछा है कि सीमा ने कितने टिकट खरीदे, सीमा टिकट बॉट, सीमा ने कितने टिकट खरीदे। अब देखो सिंपल सी बात है यार, अगर जीतने का चांस कितना होगा, विन का, यानी सीमा ने जितने टिकट खरीदे अपॉन सीमा ने जितने टिकट खरीदे अपॉन टोटल टिकट्स, अपॉन टोटल टिकट्स, यही तो होगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि अब देखो, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि सीमा के जीतने का चांस है 0.08 और सीमा ने टिकट मान लो x खरीदे और टोटल टिकट बिके 6,000, है ना। तो x की वैल्यू कितनी हुई, 8/100 इंटू 6,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 6 480 टिकट्स, यानी सीमा ने कितने टिकट खरीदे 480। तो इसका आंसर कितना होगा, चार ऑप्शन दिया हुआ है, 240, 40, 480 और 750। तो आंसर क्या होगा, 480। ओके, ये आंसर नहीं होंगे। क्लियर, यस सर। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आप समझने की कोशिश करिए। क्या है कि अ पेयर ऑफ टेंजेंट इज ड्रॉन ऑन अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, इफ दीज टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो कह रहा है कि एक सर्किल है, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है सर्किल्स पे दो टेंजेंट बनाए गए हैं। ओके सर, दो टेंजेंट बनाए गए हैं और बोला पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है, P नहीं बोला है, बस बोला एक्सटर्नल पॉइंट से
दो टेंजेंट बनाए गए हैं, ये मान लो ए है ये बी है, यानी पी ए और पी बी टेंजेंट है, पी ए कॉमा पी बी क्या है, टेंजेंट है। इफ दीज टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। ओके सर, अब आगे बोला है कि एट ईच इज ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ओके चलो, तो क्वेश्चन बोला है कि सर्किल का रेडियस कितना होगा, सर्किल का रेडियस कितना होगा सर। अब आप खुद ही सोचिए, मान लो यहाँ पे सर्किल है, सर्किल ये रहा, ये रहा। अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे, अब देखो सर्किल का रेडियस पूछा है कहानी में, कुल मिला जुला के सर्किल का रेडियस कितना होगा, ठीक है। एक मिनट, तो हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, सर्किल का रेडियस पूछा है। तो ये क्वेश्चन बस देखने में कठिन है, बस आप खुद ही सोचिए कि इसी सर्किल में अगर मैं ये पॉइंट लूं, मुझे बस इतना पता है, देखो ये मुझे रेडियस निकालना है, मुझे ये पता है ये एंगल 90 डिग्री होता है, और अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो ये 90 का आधा होगा कि नहीं, ये 45 डिग्री होगा। अब अगर ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, होगा कि नहीं भाई, ये तो 45 डिग्री हो गया ना। अब ये दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ 90, तो आप खुद ही जानते हैं कि ट्रायंगल की अगर ये दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों साइड इक्वल होगी, होगी कि नहीं, यानी ये भी 5 है तो ये भी 5 है, तो रेडियस कितना हो गया, सिर्फ 5 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन। ओके क्लियर किया। सो यहां से हमको क्या कंक्लूजन मिला, कंक्लूजन हमने यहां से कॉन्सेप्ट हमको बस इतना सा ही मिला कि अगर दो टेंजेंट के बीच में, दो टेंजेंट के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है वो बराबर किसके होता है, रेडियस के। बस एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे दिमाग में बैठ गया। क्लियर है, क्लियर, ठीक है, ओके। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, बोला है कि द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। देखिए मैं बोला ना ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है, देखो बोला है फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। क्वेश्चन क्या बोला है, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, ये बोला है कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। अब एपी दिया हुआ है -10, -8, -6 और लास्ट टर्म दिया हुआ है 48। तो पूछ रहा है कि इस एपी का, एक एपी दिया हुआ है, तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा, और ऑप्शन दिया हुआ है 37, 42, 43 और 58। तो हम लोग जानते हैं, देखो यहां पे फिर उसने घुमा के यही क्वेश्चन पूछा, तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि मान लो चार टर्म दिए हुए हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। तो देखो अगर मैं पूछता फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड क्या है, 6 है ना। तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड जो होता है वो, अब नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, अब यानी वो बिगिनिंग से हमको जानना है, यानी फर्स्ट, अब देखो फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड बोला है, जैसे मान लो यही एपी दिया होता मान लो, तो मैं पूछता कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज 7 -4 +3, यानी 3 नहीं सर, या +1 फ्रॉम द बिगनिंग। याद आया कि नहीं ये कॉन्सेप्ट, मैंने आपसे पूछा था कि देखो अगर आपको किसी भी एपी के नंबर ऑफ टर्म्स पता है, उसमें से जो भी टर्म आपसे पूछे, मान लो पूछे एक्स टर्म फ्रॉम द एंड, तो मतलब अगर एक्स टर्म, देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं फॉर एन एपी, फॉर एन एपी विद एन टर्म्स, एक एपी है जिसके एन टर्म्स हैं, ठीक है, तो एक्स टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड इज, जो एक्स टर्म फ्रॉम द एंड होता है वो
n माइनस एक्स प्लस 1 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग होता है, टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब यहां का लॉजिक क्या हुआ सर? अब देखो, अभी आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां पे एक एपी दिया हुआ है जिसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -10, सेकेंड टर्म दिया हुआ है -8, थर्ड टर्म दिया हुआ है -6 और कोई nth टर्म दिया हुआ है 48। ठीक है, तो इस एपी को अगर आप ध्यान से देखिए तो फर्स्ट टर्म इसमें कितना है -10 और कॉमन डिफरेंस कितना है -8 -10। भाई इसमें से ये घटा दोगे, तो मैंने घटाया तो डी की वैल्यू आई है -8 + 10 यानी 2। डी की वैल्यू कितनी आई? 2 आई है। तो nth टर्म मतलब क्या हुआ? a प्लस n-1 का d, यही nth टर्म होगा। तो यानी लास्ट में टर्म बोला 48, तो 48 बराबर कितना हुआ? a पहला टर्म -10 प्लस n-1 और d की वैल्यू हो गई 2। तो यहां से आप सॉल्व कर लेंगे तो -48 में 10 जुड़ेगा 58 और n-1 हो गया, n-1 हो गया 58 अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई आपकी 29 और n की वैल्यू आ गई 30। यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 30 टर्म्स। अब अगर पूछा है फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, अब टोटल टर्म्स 30 हैं, तो मतलब शुरुआत से कौन सा टर्म हुआ? तो शुरुआत से सर n, आपने फॉर्मूला बताया n की वैल्यू कितनी है? 30। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड यानी -4 + 1, तो ये वैल्यू कितनी आई? 30 - 4, 30 - 4 आया आपका 26 और 26 में एक जुड़ा 27। यानी मुझे A27 निकालना है। तो A27 कितना होगा? A प्लस 26D। अब A की वैल्यू कितनी दी हुई है? A की वैल्यू दी है -10 प्लस 26 और D की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? D की वैल्यू दी है 2। तो 26 2 जा 52 और 52 में से 10 घटा 42 आंसर आया। आंसर क्या आ गया हमारा? 42 आ गया। ओके, और आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक जगह आप थोड़ा सा ध्यान दें, तो अगर लास्ट टर्म A30 है तो उससे पहली टर्म A29 होगी, उससे ठीक पहली टर्म A28 होगी और A27 होगी। तो देखो, ये फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, यही तो ये 27 है। क्लियर? और दिस क्वेश्चन इज सो मच इंपॉर्टेंट कि ये क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में भी वो पूछ सकता है। क्लियर है कि नहीं? ये एमसीक्यू के लेवल से अच्छे का क्वेश्चन है। ओके, क्लियर? चलिए, अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन बस इतना बोला हुआ है, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है, कोई ट्रायंगल है एबीसी और एंड ट्रायंगल डीईएफ, एंड ट्रायंगल डीईएफ, चलो क्या बोल रहा है? अब पहले तो आप बना लीजिए, और बोला कि किसी ट्रायंगल एबीसीडी में बोला है ए बी अपॉन ई एफ बराबर है बी सी अपॉन ई डी के बराबर है सी ए अपॉन डी एफ के। तो पूछ रहा है, तो बताइए कि क्या ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ए बी के। दूसरा पॉइंट बोला है कि ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ABC के। तीसरा बोला है ट्रायंगल CBA कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF के। और चौथा बोला है ट्रायंगल BCA कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF के। अब आप खुद ही देखो, मैंने आपको बोला कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आप 2 ट्रायंगल बना दीजिए बिना दिमाग लगाए, और दोनों कोशिश करिए कौन सा ट्रायंगल बनाइए? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब यहां पे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बोला कि देखो ए बी अपॉन ई एफ, यानी ए बी अपॉन ई एफ मतलब अगर आप इसको ए बी बोल रहे हैं तो इसको आप ई एफ बोलिए, है ना? अब देखो ए बी अपॉन ई एफ, अब ए बी को अगर आप और बीसी की तरह ले लो, बीसी अगर इसको लियो तो बीसी अपॉन ई डी। अब देखो यहां पे क्वेश्चन फंस गया, यानी
अब ईडी, इसको आप ईडी नहीं ले सकते हैं, अब आप इसको लो एफ, इसको लो ई और इसको लो डी। अब देखो, अब यहाँ पे ए बी अपॉन ई एफ, ए बी अपॉन ई एफ बराबर बी सी अपॉन ई डी बराबर सी ए अपॉन डी एफ। यानी अब इसमें कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, यानी ए के पैरेलल एफ है, यानी अगर यहाँ ए होगा तो ए के साथ एफ होना चाहिए, ए के साथ एफ यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब ए के साथ एफ है तो बी के साथ ई होना चाहिए, तो ये रहा बी और यहां बी के साथ क्या है, ई है, और सी के साथ डी होना चाहिए, यानी ये रहा सी, तो सी के सामने है डी, यानी ऑप्शन होगा 3। अनदर गुड क्वेश्चन, ओके, इजी, वेरी गुड। चलो 2 क्वेश्चन और है और देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है सर, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस दिए हुए हैं -2 और 4। अब देखो जीरोस दे दिए हैं क्वेश्चन में, कह रहा है कि जीरोस जो हैं वो -2 और 4 हैं, तो बताइए पॉलिनोमियल कौन सा होगा, पॉलिनोमियल बताइए कौन सा होगा। अब ऑप्शन में दिया है x² - 2x - 8, x² - 2x +4। अब जो भी दिया होगा इसके आगे भी 2x² 2x² -x - 4 और x² + 2x - 8। तो देखो एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का ये है कि अगर जीरोस ये दोनों दिए हुए हैं तो अगर x की जगह तुम ये वैल्यू रख दो, जैसे -2 रख दो x की जगह वैल्यू, तो -2 का स्क्वायर -2 x की जगह -2 -8, तो ये कितना हुआ, 2 2 जा हुआ 4 और ये हो गया 4, ये हो गया -8, यानी इसका इसका तो -2 रूट है, ये क्लियर हो गया। अब 4 भी चेक कर लो, तो 4 का स्क्वायर -2 इंटू 4 -8, 4 4 जा 16 -8 बराबर 0, यानी आंसर तो इसका यही होगा। लेकिन एक्चुअली में इन्होंने जो लॉजिक पूछना चाहा, आप जानते हैं कि अगर किसी भी चीज का आपको रूट पता है तो वो इक्वेशन क्या होती है, यही होती है ना, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, पता है कि नहीं, है ना। तो अब यहां से क्या हमको आसानी पड़ गई, अब ये चीज हमारे लिए बहुत छोटी हो गई, अगर ये कॉन्सेप्ट पता था, तो कॉन्सेप्ट ये चेक कर रहा था, तो एक्स स्क्वायर हुआ माइनस रूट दिया अल्फा प्लस बीटा, तो -2 + 4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, -2 इंटू 4, तो आपको रियलिटी में ये करना था, x² - 4 में से 2 घटा 2x, है ना, और -8, ये हो गया इक्वेशन, क्लियर, ठीक है। दिस वॉज MCQs क्वेश्चन नंबर 17। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्कूल ने अपने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप चलो क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत बड़ा टाइप का लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन जितना बड़ा होगा एमसीक्यू में, मैथ्स में, आप समझिए सोल्यूशन उसका उतना छोटा होने लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सर एक स्कूल है, उसने अपने स्टूडेंट्स को 5 हाउस में डिवाइड कर दिया है और 5 हाउस को नाम दे दिया है ए बी सी डी ई। एक स्कूल है, उसने अपने स्टूडेंट्स को 5 हाउस में डिवाइड कर दिया। अब बोला कि क्लास 10th ए हैज 23 स्टूडेंट, फॉर 4 फ्रॉम हाउस ए। अब देखो 10th ए में, अब बोला कि 10th ए में क्या है, 23 स्टूडेंट्स हैं, ओके, चलो। अब बोला कि जो 23 10th ए में 23 स्टूडेंट है, उसमें ए से, यानी अगर मैं यहाँ 10th ए की बात लिखूं तो 10th ए में ए के कितने बच्चे हैं, ए के बच्चे हैं 10th ए में 23, 4 फ्रॉम हाउस ए में 4 है, 8 फ्रॉम हाउस बी, 8 फ्रॉम हाउस बी, 5 फ्रॉम हाउस सी, 5 फ्रॉम हाउस सी, 2 फ्रॉम हाउस डी, 2 फ्रॉम हाउस डी, और बोला बाकी के ई में है, तो बाकी का क्या हुआ, 23 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा 4 8 4 12, 12 5 17 18 19, 19 तो बचा 4, यानी कि ई में कितने बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे, क्लियर।
है ना। अब क्वेश्चन में बोला है, क्लियर, अब क्वेश्चन में बोला है कि अ सिंगल स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम टू बिकम द मॉनिटर ऑफ द क्लास। अब कह रहे हैं कि हमको एक स्टूडेंट को मॉनिटर बनाना है, तो कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कोई जो स्टूडेंट जो चूजन बच्चा होगा वो ए बी सी का नहीं होना चाहिए। तो ये तो महाफर्जी क्वेश्चन हो गया भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन लिख के इतना छोटा आंसर। कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बच्चा मैं चूज कर रहा हूं वो ए बी और सी का नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब वो बच्चा किसका होना चाहिए, डी और ई का होना चाहिए अपॉन टोटल स्टूडेंट्स। अब डी और ई में कितने बच्चे हैं, 6, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 23। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 6/23। भाई द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन स्टूडेंट इज नॉट फ्रॉम द हाउस ए बी सी, ठीक है, तो 6/23 हो गया। हमारे काम के कितने बच्चे हैं भाई, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल अपॉन पॉसिबल, क्लियर, ठीक है। अब दो स्टेटमेंट और इसके बाद एजर्शन रीजन, फिर हमारी क्लास ओवर। अब देखते हैं एजर्शन रीजन क्या है। अब एजर्शन रीजन क्या दिया हुआ है, पहला यहां बोला है कि k की वैल्यू 1/2 है, तो पॉइंट ये आर कोलिनियर है। चलो अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा फिर, अब देखो बोला हुआ है, अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन बहुत अलग टाइप का हो गया, अगर इसको मैं करने बैठूंगा ना तो बहुत टाइम लेगा। अभी मैं बता रहा हूं कैसे। देखो क्वेश्चन ये बोला है कि k की वैल्यू 1/2 है, तो एमसीक्यू को एमसीक्यू की तरह से करेंगे। और कह रहा है पॉइंट कौन कौन से हैं, पॉइंट है k कॉमा 2 - 2k। ओके सर, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट है -k +1 2k। ओके सर, और तीसरा पॉइंट है -4 - k कॉमा 6 - 2k। कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ये स्टेटमेंट लिखा है आर कोलिनियर, कोलिनियर है। ओके सर, ये दिया है एजर्शन, यानी ये 3 पॉइंट दिया है ए बी सी, कह रहा है ये कोलिनियर है। अब रीजन बोला है कि 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं एक ही स्ट्रेट लाइन में अगर पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर हो जाए पी आर। 3 पॉइंट्स पी क्यू आर आर कोलिनियर इन द सेम स्ट्रेट लाइन अगर पी क्यू प्लस, तो ये तो बात सर सही बात है कि अगर किसी भी, अब देखो अब बोला है कि अगर 3 पॉइंट है पी क्यू आर, अगर अगर पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर हो जाए पी आर के, तो वो तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। क्लियर है कि नहीं, ठीक है सर। अब यानी अब तो सर एक क्वेश्चन टिपिकल हो गया मेरे लिए, टिपिकल इसलिए हो गया क्योंकि मुझे तो बनाना पड़ जाएगा, मुझे तो भाई सॉल्व करना पड़ जाएगा। तो अगर ये एमसीक्यू है तो मैं ज्यादा टेंशन नहीं लूंगा, मैं इसमें क्या दिमाग लगाऊंगा, के की वैल्यू 1/2 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, अगर के की वैल्यू 1/2 रखो तो मतलब के 1/2 मतलब 0.5, और के की वैल्यू यहाँ पे 1/2 रखो तो 1/2 इंटू 2 1, 2 में से 1 घटा 1, ए की वैल्यू ये हो गई। बी की वैल्यू रखो, के की वैल्यू 1/2, तो -1/2 + 1 ये 0.5 आ गया, और k की वैल्यू 1/2 आ गया, ये 1 आ गया। अब देखो यहाँ क्वेश्चन, यहाँ मैटर बदल गया, ये दोनों पॉइंट तो एक ही हो गए भाई, k की वैल्यू 1/2 रखे और k की वैल्यू 1/2 रखने में कितना आया, 2 - 2 इंटू के, ठीक है, और c की वैल्यू कितनी आ रही है, c की वैल्यू आ रही है -4, -4 में घटा दिया आधा, तो -4 माइनस आधा मतलब -4.5, और -4.5, और यहाँ पे आप रख देंगे आधा, तो 6 में से 2 घटा 5। तो आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ तो पहली बात ही ये स्टेटमेंट 1 ही रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया कि नहीं, 1 इज फॉल्स भाई, क्योंकि दो पॉइंट तो सेम ही हो गए ना भाई, दो पॉइंट तो सेम हो गए तो कोलिनियर की बात ही खत्म हो गई। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगर लेकिन एक चीज आप समझिए कि ये बोल रहा है कि ये दोनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, तो आप एक काम करिए, मान लीजिए कि कोलिनियर होंगे। देखो इसलिए मान सकते हो क्योंकि भाई ए 3 पॉइंट है लेकिन
2 पॉइंट तो एक ही जगह आ गए यार, तो 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से तो भाई इसका फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट कोलाइड कर रहे हैं। अब वो बात अलग है कि उन्होंने दोनों पॉइंट को एक मान लिया होगा, तो बात अलग है ना। लेकिन ये है कि इसका मेरे हिसाब से आंसर ए इज फॉल्स बट सी इज ट्रू, डी होना चाहिए, ठीक है। चलो, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसीलिए टाइम लग रहे हैं। बोर्ड के हिसाब से ये सब क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल के हैं, मुझे नहीं लगता बोर्ड इतने हाई लेवल पे जाएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए एमसीक्यूज में। अगला क्वेश्चन बोला है द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ अ वुडन बॉक्स 18 10। अगला लास्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट एजर्शन रीजन। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ अ वुडन बॉक्स आर 18 10 एंड 6 रेस्पेक्टिवली एंड थिकनेस ऑफ वुड इज 5 mm, इंटरनल वॉल्यूम इतना होगा। ओके, तो सही बात है। अब देखो कोई वुडन ब्लॉक है, मान लो कोई वुडन ब्लॉक है, ठीक है। तो अगर कोई वुडन ब्लॉक है मेरे पास इस तरीके से, तो बस आपको समझना क्या है, क्वेश्चन बस देखने में कठिन लग रहा है ना, जबकि क्वेश्चन कुछ भी है नहीं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर मतलब एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ अ वुडन बॉक्स ये 18 दिया हुआ है, ये मान लो 10 दिया हुआ है, और 18 दिया 10 दिया, और ये मान लो 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि थिकनेस जो है, अब 18 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। अब बोला है कि जो थिकनेस है वो 5 mm है, यानी इधर से ये भी 5 mm है, ये भी 5 mm है, ये भी 5 mm है, ये भी 5 mm है। ओके, अब बोल रहा है कि इंटरनल वॉल्यूम कितना होगा, तो इंटरनल वॉल्यूम क्या होगा, तो मतलब ये लेंथ, और अगर ये लेंथ पता है और ये पता है अंदर वाला, तो इंटरनल वॉल्यूम निकल जाएगा कि नहीं, है ना। तो ये लेंथ कैसे निकलेगी, तो ये बोला है कि L माइनस टू एक्स बी माइनस टू एक्स एच माइनस टू एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी रीजन तो एकदम सही है, रीजन तो एकदम सही है। लेकिन एजर्शन चेक करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, अगर ये पूरा 100 सेंटीमीटर है, तो 100 माइनस, अब देखो 10 सेंटीमीटर इसको मैं mm में लिख रहा हूं, तो 100 माइनस इधर से भी 5 घटा, इधर से भी 5 घटा, तो ये लेंथ कितनी बची, अगर टोटल 100 है तो इधर से भी 5 घटा, इधर से घटा, ये बचा 90। 100 माइनस 10, ये कितना बटा 90 mm। उसी तरीके से दूसरा कितना बचा, 180 में से 10 घटा, बचा 170 mm, और 60 में से, मतलब 60 में से 10 घटा तो बचा 50 mm। अब इन तीनों को मल्टी, अगर आप सेंटीमीटर में लेना चाहेंगे तो क्या होगा, 9 इंटू 17 इंटू 5, क्योंकि वॉल्यूम बोला। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 9 5 जा 45, और 45 इंटू 17 करके देखते हैं, 7 5 जा 35, 3 7 चौके 28 29 31 और 45 और 5 6 7, यानी 765 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ए, यानी एजर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, ये पूरा क्या था, ये पूरा था हमारा सैंपल पेपर नंबर 10। आपने जो बुक रेकमेंड की एडुकार्ट उसका था, तो प्लीज आप एक बार इसको खुद से लगा के कोशिश करिएगा, बाकी जो भी मैंने आपको बताया उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, एक ही बुक फॉलो करिए, 10 सैंपल पेपर बहुत होते हैं लगाने के लिए, इससे ज्यादा मत लगाइए, हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि एमसीक्यू में थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके, चलिए, समझ आया, आज की क्लास ओवर करें, एमसीक्यू पे प्रैक्टिस करिए, वरना आपको पता चल जाएगा 20 नंबर को ना गायब होने में 20 मिनट नहीं लगेंगे, और 20 नंबर बोर्ड में मतलब 4% होता है, 5 नंबर का 1% है, तो 20 नंबर यानी आप 4% लॉस करेंगे एक बार में, तो प्लीज वैल्यू समझिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं, आज का लेक्चर ओवर करते हैं, बाय बाय।